हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है जनरल। तो आज से हम लोग जनरल का टॉपिक सीखेंगे और समझेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको जनरल ही सिखाया था, बट इस टॉपिक में बस एक आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि कोई भी चीज़ डेबिट क्यों होती है, क्रेडिट क्यों होती है। तो अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। तो आज भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो अलग वे में सिखाऊंगा। मतलब आज मैं आपको परचेज की जितनी भी पॉसिबल एंट्री हो सकती है, कि अगर मैंने कोई चीज़ परचेज किया कैश पे तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट पे परचेज किया तो क्या एंट्री होगी, अगर मैंने किसको डिस्काउंट दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, कोई सामान अगर मैंने खरीदा और उसमें जीएसटी अगर मैंने पे किया उसकी एंट्री क्या होगी, अगर मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो ऐसे सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग परचेज की सारी पॉसिबल एंट्री हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री में यहाँ पे सिखाऊंगा, फिर बाद में आपको सेल की एंट्री सिखाऊंगा, फिर बाद में पेमेंट्स की एंट्री सिखाऊंगा। तो अलग अलग वे में फिर बैंकिंग वाले मतलब अलग अलग टाइप की मैं आपको एंट्री यहाँ पे सिखाने को समझाने की कोशिश करूंगा। बट आज के लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं परचेज की जितनी भी पॉसिबल एंट्री हो सकती है उसको मैं यहाँ पे आज कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल क्या पहले एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको एक माइंड सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स। अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स। तो ये अकाउंटिंग गोल्डन जो रूल्स है, तो उसके अंदर तीन टाइप के रूल होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड क्रेडिट द गिवर, ये पहला रूल। फिर हमारा दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर तीसरा रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। फिर आएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। तो गेन्स मतलब प्रॉफिट, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसको पूरा बेहतर ढंग से। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंटिंग गोल्डन रूल हो गए, जिसको हम लोग को फॉलो करते हुए क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है ये हम लोग सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज परचेज के लिए। तो सबसे पहला है कि परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹2000। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परचेज गुड्स वर्थ ₹2000। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई गुड्स खरीदा 2000 रुपये देकर। मैंने कोई गुड्स खरीदा 2000 रुपये देकर। अब सवाल ये उठता है कि सर ये गुड्स क्या होता है, गुड्स। तो आई थिंक आपको गुड्स पता रहेगा, नहीं पता रहेगा उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक शॉप है, और मैं उस शॉप में समझो कि मैं चॉकलेट्स बेचता हूँ। उस शॉप पे मैं समझो चिप्स बेचता हूँ, और उस शॉप में समझो मैं कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ। क्या करता हूँ, इनको बेचता हूँ, इनको सेल करता हूँ। तो ऐसी कोई चीज मैंने खरीदा है जिसको बेचने के लिए, ऐसी कोई चीज मैंने खरीदा है किसके लिए, बेचने के लिए, बेचने के लिए। तो जब कोई चीज इंसान को बेचने के लिए खरीदता है ना, उन सारी चीजों को क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। तो एक दुकानदार के दुकान के अंदर जो भी उसका सामान, एक दुकान, एक जो शॉपकीपर होता है, एक जो दुकान वाला होता है, उसके दुकान के अंदर, शॉपकीपर के अंदर जितने भी सामान रहेंगे, उन सारे के सारे सामान को अपन क्या बोलेंगे, गुड्स खरीदेंगे। तो मैंने गुड्स खरीदा, क्यों खरीदा, बेचने के लिए। क्योंकि जब मैं खरीदूंगा तो बेचूंगा कैसे, तो पहले तो अपन को खरीदना पड़ेगा फिर बेचूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई चीज बना के बेच रहा हूँ, तो बना के बेचूंगा तो वो भी मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो आप जिस टाइप का भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर जो भी चीज होगी, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स वर्थ ₹2000। तो सोचो कि अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो क्या होगा, अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरे पास गुड्स आएगा,
बराबर, और मेरे पास से पैसा जाएगा। सही बात है। मैंने गुड्स खरीदा तो मेरे पास गुड्स आया और मेरे पास से पैसा चला गया। ओके। तो रूल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे गुड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो गुड्स मेरे पास आया तो गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट में हो जाएगा। तो जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा। पैसा जाने का मतलब होता है मनी भाई जाएगा। तो पैसे के लिए आपको टर्म क्या यूज करना है, कैश। तो इसलिए यहाँ पे आएगा कैश गोज आउट, इसलिए आ जाएगा क्रेडिट। ये मैं आपको रफ वर्क बता रहा हूँ, फेयर कैसे करना है बाद में बताऊँ। तो ये आपका रफ वर्क हो गया। अगर आपको यहाँ पे फॉलो करना है तो आपने इसको डेबिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया, इसका रीजन दो। तो गुड्स कम्स इन, तो देखो कम्स इन वाला किस किस के अंदर आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कौन सा अकाउंट फॉलो किया मैंने यहाँ पे, रियल अकाउंट। तो गुड्स के केस में मैंने रियल अकाउंट फॉलो किया, और कैश के केस में भी मैंने रियल अकाउंट ही फॉलो किया। कैसे, क्योंकि कैश गोज आउट हो रहा है तो मेरे पास से कोई चीज जा रही है। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं कि जो भी थिंग्स है, जो भी चीजें हैं ना, चीजें, चीज नॉट अ चीज, चीज है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, उन सारी की सारी चीजों के ऊपर आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, रियल अकाउंट। तो बस, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया रफ में। अब अगर इसी का अगर मेरे को फेयर करना है जनरल में, तो कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मेट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको ऐसे लिखना है, तो इसका फॉर्मेट समझो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये समझो हो गया डेट, फिर यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आएगा एलएफ नंबर, फिर आएगा डेबिट रुपीज। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज, ये मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे फेयर किया, मैं एक दो ही ट्रांजेक्शन आपको इसमें ओरिजिनली करके बताऊंगा, फिर बाकी आप लोग खुद से फिर उसको ट्राई कर लेना है सर। अब देखो, अब यहाँ पे तो कोई डेट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे समझो एक डेट एज्यूम कर लेता हूँ कि 1 अप्रैल 2020 को मैंने क्या किया, परचेज किया गुड्स वर्थ ₹2000। तो मैंने इसको रफ में लिखा है। अब इसको अगर मुझे फेयर करना है तो कैसे करते, इसको प्रेजेंट कैसे करते, मतलब आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास गुड्स आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट करके आपको इसे लिखना है। गुड्स लिखा, उसके आगे आपको अकाउंट का टैग लगाना है, फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ के डेबिट लिखना है। फिर नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे टू करके लिखेंगे, टू जो क्रेडिट है उसके लिए कैश अकाउंट लिखेंगे, तो टू कैश अकाउंट। हो गया। मतलब जो डेबिट है उसको ऊपर लिखना है और जो क्रेडिट है उसको आपको नीचे लिखना है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सर ये तो समझा गुड्स अकाउंट डेबिट की, लेकिन इसके आगे टू क्यों लगाया। तो जनरली पहले के टाइम पे कैसा होता था कि पहले के टाइम पे ना एंट्री ऐसा लिखते थे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री पास करते थे एक ही सेंटेंस में। तो मैंने किसको पैसा दिया, किसको किसको पता ना, मैंने किसको पैसा दिया या किससे मुझे पैसा मिला, तो हमेशा वो टू आपको करके टर्म यूज करना पड़ेगा। मतलब वो लिखने का एक तरीका है, समझो ऐसा कि टू कैश गया, टू गुड्स गया, टू असेट्स गया, टू ये गया। कोई भी चीज अगर आपके पास से जाएगी तो आपको टू, मैंने उसको दिया, मेरे पास से वो गया, वो देने वाला है, तो वो के लिए आपको टर्म क्या यूज करना है, टू करके। इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड में इसको आंसर इस तरह लिखते थे, लेकिन अभी मॉडर्न जमाना हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह हमने फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसके नीचे ना आपको ना रीजन लिखना पड़ता है, रीजन। रीजन क्या लिखना पड़ता है, रीजन। तो जो रीजन होता है, रीजन, उस रीजन को बोलते हैं नरेशन, कि आपने ये एंट्री क्यों पास की, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन देने का मतलब होता है कि आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, उस एक्टिविटी के हिसाब से आपको क्या करना है, उसका आंसर लिख देना। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे जब भी आप लोग अपना रीजन लिखेंगे ना, तो इसके दो मेथड। तो हर मतलब इंडिया वाले तो ज्यादा ये फॉलो करते हैं, तो जब भी आप लोग अपने आंसर को लिखेंगे तो हमेशा आपको बीइंग से स्टार्ट करना है। तो बीइंग एक फॉर्मल वे है, जैसे कि आपको पता रहेगा कि इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन अगर वाई से स्टार्ट होता है, वाई वाई का मतलब होता है क्यू, तो क्यू का जवाब हम लोग क्या देते हैं, बिकॉज ऑफ। बिकॉज से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं ना, दैट्स वाई करके हम लोग लिखते हैं। तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है क्योंकि, आपने ये काम क्यों किया, तो मैं इसका जवाब देखो, क्योंकि ऐसा हो गया इसलिए वैसा करना पड़ा। आपने ये क्यों किया, क्योंकि ऐसा था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा।
तो जिस तरह हम लोग को पता है कि भाई वाई के केस में आपको हमेशा अपने आंसर को बिकॉज से स्टार्ट करना है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, जब भी अपने आंसर को प्रेजेंट करना है तो आपको हमेशा बीइंग से स्टार्ट करना है। बीइंग मैंने ये किया, इस वजह से एंट्री है। बीइंग मैंने ये किया, बीइंग मैंने वो किया, बीइंग मैंने, मतलब लिखने का एक तरीका है, समझो एक फॉर्मल वे है कि जब भी आपको नरेशन लिखना है तो बीइंग से स्टार्ट करना है। लेकिन आजकल कुछ मॉडर्न जमाना है, जो लोग जैसे मॉडर्न जमाना है, तो मॉडर्न जमाने में आप बीइंग नहीं भी स्टार्ट करो, बीइंग नहीं भी लिखेंगे तो भी चले। तो अभी डिपेंड अपन आपके कॉलेज में या फिर आपके टीचर्स आपको क्या बोलेंगे, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो जनरली इंडिया में तो ये फॉलो होता है, लेकिन स्टेट टू स्टेट वाइज शायद अलग अलग डिफर कर सकता है ऐसा। तो आप लोग वो चेकआउट कर लेना, बीइंग लिखेंगे तो भी चलेगा, बीइंग नहीं लिखेंगे, आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की वो लिखो तो भी चलेगा। तो क्योंकि ये जो बीइंग वाला जो फंडा है ना, तो ब्रिटिश के टाइम से ये यूज किया जा रहा है। तो ब्रिटिश लोगों ने बीइंग नरेशन में बीइंग से मतलब उनको मतलब लिखने का तरीका जो था, मतलब जैसे कोई सेंटेंस अगर उनको फ्रेम करना है तो लोग हमेशा बीइंग से स्टार्ट करते हैं। ये रीजन था इसलिए ये किया, ये रीजन था इसलिए ये किया, ये रीजन था इसलिए ये किया। तो इसीलिए फिर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल बोल सकते हैं आप लोग, फिर साउथ अफ्रीका बोल सकते हैं, ऐसी जो कंट्रीज है वो आज भी ब्रिटिश के रूल को एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। अब जो एडवांस हो गए तो वो लोग बीइंग को फॉलो नहीं करते, वो लोग डायरेक्ट सीधा आंसर लिख देंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर बीइंग से स्टार्ट करके लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग परचेज्ड गुड्स करके, या फिर अगर आपको बीइंग नहीं स्टार्ट करना तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं परचेज गुड्स करके, तो भी चलेगा। तो डिपेंड अपॉन आपका इंस्टीट्यूशन, आपका कॉलेज, आपका स्टेट क्या फॉलो करता है, आपको वो फॉलो करना है। तो जो भी दोनों यूज करो, दोनों तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। मतलब आपको बस उसका रीजन देना है कि ये एंट्री आपने क्यों पास की। ठीक है। अब देखो वैल्यू कैसे लिखने की। तो देखो गुड्स अकाउंट डेबिट, तो उसका डेबिट, और हाँ और एक बात, हाँ तो ये तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉलम में एल एफ। एल एफ का मतलब होता है लीजर फोलियो नंबर। एल एफ का मतलब होता है लीजर फोलियो नंबर। अब लीजर फोलियो का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जस्ट लाइक अ पेज नंबर, जस्ट लाइक अ पेज नंबर। मतलब आप लोग जो गुड्स अकाउंट क्रिएट किया या फिर मैंने ये जो कैश अकाउंट क्रिएट किया है, तो जनरली अकाउंट में क्या होता है कि बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, जनरल से फिर वो लेजर में जाता है, फिर लेजर से फिर वो ट्रायल बैलेंस होता है, फिर इसका एक फाइनल अकाउंट बनता है। तो ये एक सीक्वेंस है। तो भी ये टॉपिक होने के बाद फिर मैं आपको जनरल सिखाऊंगा, सॉरी ये टॉपिक होने के बाद फिर मैं आपको लेजर सिखाऊंगा कि लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एल एफ नंबर लेजर फोलियो नंबर, ये जो गुड्स अकाउंट है, तो आपने इस गुड्स का लेजर अकाउंट किस पेज पे बनाया। ये जो गुड्स अकाउंट है, जैसे गुड्स का आपने एक घर बनाया अलग से, जैसे गुड्स का एक अलग से घर बनाया जाता है, लेजर में, लेजर की बात करें, लेजर का मतलब है एक घर। तो मैंने गुड्स का अकाउंट बनाया, तो मेरे पास ड्यूरिंग ईयर मेरे पास कितना गुड्स आया और ड्यूरिंग ईयर मेरे पास से कितना गुड्स गया, तो उसके लिए मैं अलग से घर बनाऊंगा। तो वो जो मैंने घर बनाया वो किस पेज नंबर पे बनाया, वो इसका जवाब आपको देगा। तो क्वेश्चन में वो हम लोग को लिखना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप लोग टैली के सॉफ्टवेयर में काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर। ये जो अकाउंट है वो लेजर के किस पेज नंबर पे है, ये जो अकाउंट है जैसे गुड्स का जो अकाउंट है वो लेजर के किस पेज नंबर पे है, ये यहाँ पे डिनोट करता है। तो रियल लाइफ में तो यहाँ पे सीधा पेज नंबर आएगा 102, 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 36 नंबर। तो समझो कि मैं इसका एक नंबर देता हूँ 50, तो ये लेजर फोलियो नंबर हो गया। अब कैश का नंबर है समझो 68, तो लेजर के 68 पेज नंबर पे आपको ये शो होगा कि कैश का ये अकाउंट है, यहाँ पे इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। मतलब ड्यूरिंग देयर आपके पास कितना कैश आया और ड्यूरिंग देयर आपके पास से कितना कैश गया, तो उसके लिए अलग से घर बनाना पड़ता है। तो उसका जो आपने घर बनाया है वो घर कौन से पेज पे है, ये इसका जॉब है। तो आपको मतलब आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इससे। अब आप लोग एक ही बुक में सब कुछ लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो आपको मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये मैंने टॉपिक, मतलब एक एक रफ बुक है, उस रफ बुक में मैं एसपी भी लिखता हूँ, ओसी भी लिखता हूँ, इको भी लिखता हूँ, अकाउंट्स भी लिखता हूँ, सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में करता हूँ। और जिस टाइम पे मेरा एग्जाम आता है, तो एग्जाम के टाइम पे फिर मेरे को चेकआउट करना है कि भाई एसपी का मैंने नोट्स कौन से बुक में रिकॉर्ड किया है। मतलब अब मेरे को अभी एसपी के नोट्स चाहिए, तो एसपी के नोट्स तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा ऐसा अलग अलग पेज पे, यार कौन से किधर है क्या है करके, कितना मगजमारी होता है। तो इस मगजमारी से बचने के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबके लिए अलग 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 सेपरेट बुक मेंटेन करके रखेंगे। एसपी के लिए अलग नोटबुक होगा, ओसी के लिए अलग होगा, इको के लिए अलग होगा, अकाउंट्स के लिए अलग होगा। तो जिस वजह से आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आपको समझता रहेगा।
तो उसको बोलते हैं लेजर लेजर फोलियो नंबर, जस्ट लाइक अ पेज नंबर। तो वो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, तो गुड्स अकाउंट डेबिट हुआ, तो उसका पैसा फिर आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो पैसा कितना है यहाँ पे देखो, 2000 ना, तो डेबिट में फिर आपको लिखना पड़ेगा 2000, ठीक है। अब टू कैश, तो टू के आगे जो लिखा है मैंने, वो क्या लिखा है, क्रेडिट होता है, तो उसका पैसा फिर आपको क्रेडिट में लिखना है। तो यहाँ पे डैश के उसका पैसा क्रेडिट में आ जाएगा 2000, और ये डैश हो जाएगा, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं। मतलब एक पैसा डेबिट में और दूसरा पैसा क्रेडिट, मतलब मेरे पास 5000 का गुड्स आया तो डेबिट हो गया, क्योंकि मेरे पास से पैसा जाने वाला उसकी वजह से। हाँ, लेकिन आप गुड्स की जगह पे एक दूसरा टर्म भी यूज करेंगे तो आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं सिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो अब मैं इसका फेयर है मैंने यहाँ पे कर दी, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। आई होप आपको समझा रहे, ठीक है। मतलब आपको अपना आंसर, ये प्रेजेंटेशन ऐसे करना है और आपको उसके नीचे उसका रीजन लिखना है, बस। तो इस तरह आपका पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चलो, अब मैं इसी में आपको दूसरा केस समझाता हूँ। अब समझो, मैं यहाँ पे दूसरा केस लिख रहा हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000, मतलब मैंने 10,000 का गुड्स बेचा। अब गुड्स मतलब मैंने आपको समझा दिया कि गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान। तो आपने अगर गुड्स बेचा तो क्या होगा, अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। सही बात। अपने बारे में सोचो, मेरे पास पैसा आएगा, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, मेरे पास पैसा आएगा, ओके। और जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास से गुड्स जाएगा, बस जवाब मिल गया। मतलब एक चीज मेरे पास आ रही है और दूसरी चीज मेरे पास से जा रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, इसलिए कैश कम्स इन, मैं लिखूंगा कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। और जब मैं गुड्स बेचूंगा तो गुड्स गोज आउट, मतलब गुड्स मेरे पास से जाएगा, इसलिए आ जाएगा क्रेडिट। अब इसी का अगर रीजन देना है कि आपने इसको डेबिट में क्यों लिखा, इसमें कौन सा रूल फॉलो किया, तो सेम वही, रियल अकाउंट यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी रियल अकाउंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैश और गुड्स ये थिंग्स है, ये चीजें हैं। तो जो चीज होती है उसके लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, रियल अकाउंट। ठीक है। अब इसका ओरिजिनली मतलब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसका आंसर इस तरह लिखेंगे जैसा लिखा है। अभी देखो, आपको तो इस फॉर्मेट में लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा, अभी जस्ट यहाँ पे लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर मैं लिखूंगा ऐसा, कैश अकाउंट डेबिट, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू गुड्स अकाउंट, ये आंसर लिखिए। कितने का खरीदा, 10,000, तो डेबिट में 10,000 लिखना है, फिर क्रेडिट में आपको 10,000 लिख के, जिसके आगे टू का टाइप रहता है मतलब क्रेडिट होता है। फिर आपको अपना नरेशन स्टार्ट किससे करना है, बीइंग, मतलब आपको रीजन देना है तो हमेशा आपको बीइंग से स्टार्ट करना, तो बीइंग सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स हो गया। आपको रुपीज लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको बीइंग नहीं फॉलो करना तो सोल्ड गुड्स भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट है। अभी डिपेंड अपॉन आपको क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। तो दोनों मेथड वैलिड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सिखाया ना, ये दोनों ट्रांजेक्शन, ये वाला जो ट्रांजेक्शन था, ये वाला था कैश ट्रांजेक्शन। ये दोनों जो मैंने ट्रांजेक्शन आपको बताया, ये दोनों ट्रांजेक्शन था कैश वाला। अब सर, ये कैश वाला ट्रांजेक्शन ऐसा स्पेसिफिकली क्यों बता रहे हो, क्योंकि इंसान जब कोई सामान खरीदता है तो क्या होता है, अगर मैं खरीदूंगा तो क्या होगा, खरीदूंगा तो या तो मैं उधार पे खरीदूंगा या तो कैश पे खरीदूंगा। तो ये जो मैंने दो ट्रांजेक्शन आपको बताया, ये कैश वाला ट्रांजेक्शन बताया, कि अगर आपने कोई सामान खरीदा है पैसा देकर तो ये एंट्री पास करेंगे, अगर आपने कोई सामान बेचा है पैसा लेकर तो ये एंट्री पास करेंगे। तो लिखा परचेज गुड्स वर्थ ₹2,000। अब देखो स्मार्ट आंसर, मतलब स्मार्ट का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप परचेस करते हो गुड्स तो उसके लिए आप परचेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप सेल करते हो तो उसके लिए, अगर आप गुड्स सेल करते हो तो उसके लिए आप सेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
नहीं अभी नहीं बताता हूँ, जाने दो। अभी फिलहाल ये समझो, फिर बाद में थोड़ा सा प्रो हो जाएंगे तभी आपको बताऊंगा। अब थर्ड एंट्री उसी को लिंक करता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹2000 फ्रॉम रहीम। क्या लिखा है, परचेज गुड्स वर्थ ₹2000 फ्रॉम रहीम। तो रहीम से आपने क्या किया, गुड्स खरीदा। ओके अब यहाँ पे तो ये मेंशन नहीं है कि सर ये कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो याद रखो कि आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया रहेगा, जैसे भी ऑन क्रेडिट बेसिस, चलो ये भी लिख देता हूँ, ऑन क्रेडिट बेसिस। तो मैंने क्या लिखा कि परचेज गुड्स वर्थ ₹2000 फ्रॉम रहीम ऑन क्रेडिट बेसिस। आपने 2000 का गुड्स खरीदा है, किससे, रहीम से। अगर आप रहीम से गुड्स खरीदोगे उधार पे, वो भी उधार पे करें ना, ऑन क्रेडिट बेसिस मतलब आपने उधार पे खरीदा। अब इसकी एंट्री अगर मुझे पास करनी है तो मैं कैसे पास करूं। तो पहले आप अपने बारे में सोचो कि जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो क्या होगा, तो मेरे पास गुड्स आएगा। ओके, और जो भी चीज आती है आप उसको हमेशा कहाँ पे लिखना है, आपको डेबिट में। तो चलो डेबिट वाला फैक्टर मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट में। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक बात फिट है कि अगर मैं कोई भी चीज खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपने उधार पे खरीदा। क्या किया है, उधार पे खरीदा। तो जब कोई सामान अगर मैं उधार पे खरीदूंगा, तो उधार पे खरीदने के बाद मुझे सामने वाले का नाम नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि मैंने रहीम से इतने अमाउंट का सामान उधार पे खरीद कर रखा है। कैश में कैसा रहता है कि ऑन द स्पॉट पैसे का लेन देन कर लिए, तेरी मेरी कहानी खत्म। लेकिन उधार के केस में आपको एक दूसरे को हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो भी आपको याद रखेगा और आपको भी इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको पैसा देना है और उसको पैसा मिलने वाला है। तो वो भी अपनी बुक में, वो भी आपके अपनी बुक में वो मेरा नाम रिकॉर्ड करेगा और मेरी बुक में मैं उसका नाम रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने रहीम से खरीदा है ना, तो रहीम से जब मैं खरीदूंगा तो क्या होगा, तो मेरे को उसका भी नाम रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। तो रवि रहीम का नाम फिर आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। रहीम का नाम क्रेडिट में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो गिवर हो जाएगा। रहीम मतलब नाम हो गया ना, तो जहाँ पे भी नाम 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 आएगा वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वो गिवर हो गया, इसलिए क्रेडिट में आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रहीम गिवर है, इसलिए क्रेडिट हो गया। अब समझो वही अगर ये कैश ट्रांजेक्शन होता तो मैं रहीम की जगह पे क्या लिखता, मालूम है, यहाँ पे लिखता कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट है। हाँ लेकिन इसमें और एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। चलो फिलहाल अभी जो सिनेरियो क्रिएट किया पहले उसके बारे में बात करते हैं, बाद में फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी एक ही साथ में पूरा सिखाऊंगा तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो बस। तो आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या करना है, पार्टी का नाम रिकॉर्ड करना है, बस ये चीज याद रखना। तो गुड्स मैंने खरीदा है 2000 का, तो डेबिट में 2000 का। अब इसका फेयर वर्क करना है तो कैसे करेंगे, तो सेम वही। तो मैं एंट्री पास करूंगा, गुड्स अकाउंट डेबिट, ऐसा प्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू रहीम अकाउंट, रहीम अकाउंट। और डेबिट में जो पैसा है वो डेबिट में 2000 लिखूंगा, और जो नीचे टू करके टैग रहता है वो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे 2000 यहाँ पे लिख। अब नरेशन, तो मैं नरेशन लिखूंगा, बी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रहीम ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस। यहाँ पे तो मैंने डिटेल में लिख दिया, अगर आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करना है तो आप लोग लिख सकते हैं बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस बस, या परचेज गुड्स फ्रॉम रहीम, इतना भी लिखो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको बीइंग फॉलो नहीं करना तो बीइंग मत फॉलो करो, अब सीधा वो जो डायलॉग बाजी है वो लिख दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको परचेस वाला किस बताया, पर यार मैंने इसमें सेल वाला क्यों बताया। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट वाला केस। अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी यार, ये 2 नंबर पे आएगा, अब थर्ड नंबर पे। अब परचेज गुड्स वर्थ ₹2000 फ्रॉम रहीम ऑन क्रेडिट बेसिस।
अब और एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ परचेज्ड परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ₹10,000। मैंने 10,000 का कंप्यूटर परचेज किया। अगर मैं 10,000 का कंप्यूटर परचेज करूंगा तो क्या होगा? तो कंप्यूटर तो इंसान बिजनेस करने के लिए यूज करेगा, मतलब बिजनेस के अंदर उसको यूज करेगा, हिसाब किताब रखने के लिए, या कुछ बनाना है, कुछ करना है, कुछ भी रीजन हो सकता है, मतलब उसको यूज करेगा, बेचने के लिए नहीं रहेगा, उसको यूज करने के लिए लेगा। ठीक है, तो अगर वो कंप्यूटर परचेज करेगा तो क्या होगा? तो आपको क्या एंट्री पास करनी है? अगर वो कंप्यूटर परचेज करेगा तो उसके पास कंप्यूटर आएगा, बराबर, और उसके पास से पैसा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है उसने कैश पे खरीदा है कि उधार पे खरीदा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो ऑलवेज आपको एज्यूम करना है कि वो कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा? परचेज कंप्यूटर फॉर ₹10,000। तो मैंने कंप्यूटर परचेज किया तो मेरे पास कंप्यूटर आएगा, इसलिए कंप्यूटर कम्स इन, क्योंकि कंप्यूटर एक चीज है, तो चीजों के लिए आपको क्या यूज करना है? रियल अकाउंट फॉलो करना है। ठीक है, और जब मैं कंप्यूटर परचेज करूंगा कैश बेसिस पे तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट, इसलिए किधर आ जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, अब इसका ये तो मैंने रफ पास किया, अब इसका फेयर करना है, तो फेयर कैसे करेंगे? तो फेयर में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मतलब ऐसे लिखना है, तो लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैश अकाउंट, हो गया। और वैल्यू क्या लिखेंगे? डेबिट में 10,000 एंड क्रेडिट में 10,000। नरेशन, नरेशन लिखूंगा बी कंप्यूटर परचेज्ड, परचेज्ड, हो गया। तो ये आपका फेयर वर्क हो गया। ठीक है, अभी जिनको नहीं फॉलो करना तो वो क्या कर सकते हैं आपको पता ही। तो ये था तीसरी एंट्री। अभी इसी एंट्री को अलग वे में आपको बताता हूँ, जैसे अगर ये एंट्री अगर कैश क्रेडिट में होता तो क्या पास करता? सेम लिखूंगा मैं, कुछ अलग नहीं लिखूंगा, तो आप लिंक कर पाओ उसको। तो समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि परचेज कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ परचेज कंप्यूटर वर्थ ₹2,000 फ्रॉम करीम ऑन क्रेडिट बेसिस। तो मैंने क्या लिखा है? द परचेज कंप्यूटर वर्थ ₹2,000 फ्रॉम करीम ऑन क्रेडिट बेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा है ₹2,000 का, वो भी किससे खरीदा? करीम से खरीदा। वो भी कैसे खरीदा? उधार पे खरीदा। ओके, अब मेरे को इसकी एंट्री के बारे में, तो पहले हम लोग रफ वर्क समझते क्या होगा। तो सोचो कि अगर मैं कोई कंप्यूटर परचेज करूंगा तो क्या होगा? तो अगर मैं कंप्यूटर परचेज करूंगा तो मेरे पास कंप्यूटर आएगा, और जो चीज आती है उसको हमेशा आपको कहाँ पे लिखना है? डेबिट में। तो डेबिट वाला फैक्टर मुझे मिल गया, तो पहले मैं डेबिट में लिख देता हूँ। तो मैं ऐसा लिखूंगा कंप्यूटर कम्स इन, इसलिए डेबिट में आता है। ठीक। अब हमारे दिमाग में क्या है कि मैं अगर उधार पे खरीदूंगा तो मेरे पास से तो पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने किससे उधार पे खरीदा है? किससे उधार पे खरीदा है, बस उसका नाम रिकॉर्ड कर दो क्रेडिट। एक डेबिट हो गया ना, तो दूसरा आपको क्रेडिट चाहिए। और क्रेडिट मतलब उस देखो उसके नाम में ही छुपा हुआ है, क्रेडिट पे खरीदा है, इसलिए उस पार्टी को आपको क्रेडिट कर दो। तो पार्टी मतलब पार्टी का नाम है, तो जहाँ पे भी नाम 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 होगा वहां पे आप लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो आपके लिए गिवर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करीम गिवर है, इसलिए क्रेडिट। अगर इसमें मुझे अगर रीजन लिखना है तो मैं रीजन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? कंप्यूटर के केस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रियल अकाउंट, और करीम के केस में मैं लिख सकता हूँ पर्सनल अकाउंट।
ये हो गया रफ वर्क। अब इसका फेयर करना है। अब फेयर का एंट्री क्या पास करेंगे, तो इस तरह मैं लिखूंगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ के टू करीम अकाउंट, और उसका जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे लिखूंगा 2000 डेबिट में आ जाएगा, 2000 क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन में यहाँ पे लिख दूंगा बी परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम करीम। ऑन क्रेडिट बेसिस लिखना है तो वो भी डायरेक्ट वर्क आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया थर्ड एंड। ठीक है, अब इसी में और एक चेंजेस करके मैं आपको समझाता हूँ क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मैं यहाँ पे आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, समझा। सेम डायलॉग मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब ये इनपुट नंबर थर्ड था ना, हाँ, चलो चलो जो भी रहेगा चलो। तो देखो क्या लिखा यहाँ पे, परचेज कंप्यूटर फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम ऑन कैश बेसिस। क्या लिखा है, ऑन कैश बेसिस। तो परचेज कंप्यूटर फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 10,000 का कंप्यूटर परचेज किया है राम से। ठीक है, वो भी कैसे खरीदा, कैश पे खरीदा। ओके, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको कैश के बारे में लिख के दिया है ना, तो तू कौन मैं कौन उससे कुछ लेना देना नहीं। आपके पास क्या आया और आपके पास से क्या गया, बस उसको रिकॉर्ड कर। पार्टी का नाम भाड़ में जाए, अपन को कुछ लेना देना नहीं। पार्टी का नाम आपको तभी रिकॉर्ड करना है जब आप लोग कोई लेन देन उधार पे करो, क्योंकि उधार के केस में आपको पार्टी को याद रखना पड़ेगा। हाँ, मैंने इस पार्टी से उधार पे कर था, हाँ मुझे इस पार्टी को उधार पे इतना पैसा देना, तो उस वाले केस में आपको पार्टी पार्टी करनी। लेकिन अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम भी है और आपको एज वेल एज कैश का भी लिख के दिया, जिक्र किया है, तो फिर तो पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। तो सीधा आपको क्या करना है, क्या किया आपने वो लिख दो। तो आपने क्या किया, कंप्यूटर परचेज किया। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर कम्स इन, मेरे पास आएगा इसलिए डेबिट में, और जब मैं कंप्यूटर परचेज करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट, इसलिए किधर आ जाएगा, क्रेडिट। हो गया। अब इसी का अगर मुझे फेयर करना है तो मैं फेयर कैसे लिखूंगा, तो फेयर में लिखूंगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया, और इसका वैल्यू कितना है, 10,000। तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा और यहाँ पे 10,000। नरेशन, नरेशन वही लिखूंगा, बी परचेज्ड कंप्यूटर, बस। आगे लिखना है तो ऑन कैश बेसिस भी अब आप लोग लिख सकते हैं। तो देखो, तो ये मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी। कैश का अगर होगा तो क्या होगा, क्रेडिट का अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब कहानी में और आगे बढ़ते। अब मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बता, समझो कि लिखा हूं परचेस्ड मशीनरी, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने लिखा है कि मैंने फर्नीचर खरीद, सॉरी मैंने मशीनरी खरीदा 50,000 का, और मशीनरी खरीदते समय दुकान वाले ने मेरे को 5% का डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो दुकान वाला हमें डिस्काउंट देता है। तो बेसिकली आप लोग ये समझिए कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एट दी टाइम ऑफ सेल के टाइम पे दिया जाता है। मतलब कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है, कोई प्रोडक्ट समझो कस्टमर को बेचना है, और कस्टमर को मुझे लालच देना है ताकि ये लालच में आके मेरा प्रोडक्ट खरीद के लेके चले। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि अगर आपने ये सामान खरीदा, मेरा ये वाला सामान खरीदा, तो इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट है। जनरली आप लोग दुकान पे जाते हो या किसी मॉल में जाते हो, कहीं पे भी अगर आप लोग जाते हो, तो बहुत बार आप लोगों ने डिस्काउंट का नाम तो सुना ही होगा। तो दिवाली के टाइम पे या कोई फेस्टिवल के टाइम पे, तो कोई भी ऐसा एक सेलिब्रेशन वाला जब टाइम आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार लोग सेल निकालते हैं, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो वो
अपनी सेल को इन्हांस करना चाहता है, मतलब अपने सेल को इंक्रीज करना चाहता है, तो अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर को डिस्काउंट देता है। तो जो डिस्काउंट देता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड ट्रेड मतलब मुझे बेचना है, बेचने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा, तो उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो समझो कि कितने का बेचा, 50,000 का बेचा। ठीक है, तो पहले हम लोग एंट्री पास करते हैं, बाद में इसका वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं मशीनरी खरीदूंगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स सर आपके पास मशीनरी आएगा, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से पैसा जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा कि अगर मैंने मशीनरी खरीदा तो मेरे पास मशीनरी आएगी, तो मशीनरी कम से इसलिए डेबिट, बराबर। और मेरे पास से पैसा जाएगा तो कैश गोज आउट, इसलिए किधर आ जाएगा, क्रेडिट। हो गया। अब इसकी एंट्री मुझे को पास करनी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल एंट्री में क्या पास करूंगा, तो मैं ओरिजिनल एंट्री पास करूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जिसके आगे टू का टैग रहता है वो कैश रहता है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लिखना, तो मैं सीधा सीधा वैल्यू 50,000 नहीं लिखूँ, क्योंकि सामान है 50,000 का, लेकिन कस्टमर मुझे 5% का डिस्काउंट दे, तो मैं डिस्काउंट उसमें से माइनस करके मुझे एक लिस्ट, मतलब उसका नेट प्राइस आता है। तो कैसे करेंगे, 50,000 का पहले 5% निकालता हूँ, 50,000 इंटू 5/100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो। अब नीचे जो वन रहता है उसको कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 25, और ये दो जीरो चिपका, तो इसका मतलब मुझे 2500 का डिस्काउंट। ओके, तो सोचो सामान था 50,000 का, उसमें से अगर 2,500 का अगर मुझे डिस्काउंट रिसीव होता है, तो सामने वाला मेरे पे बिल कितने अमाउंट का बनाएगा, बिल मेरे पे बनाएगा 47,500। तो 47,500 का मैं क्या करूंगा, उसको पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट को शो करने की जरूरत नहीं, आपके पास फाइनल इनवॉइस, इनवॉइस मतलब आपके पास जो बिल है वो कितने अमाउंट का बन रहा है, 47,500 का, तो इसमें आपको डिस्काउंट शो करने की जरूरत नहीं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट शो ही नहीं होता है, समझो ऐसे। तो 47,500 का डिस्काउंट हो, तो मैं सॉरी मतलब इतना पैसा मुझे पे करना है, 47,500, 47,500 का हिसाब किताब मैं रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, इतनी बात समझिए आपको, लोग इतनी चीजें आप लोग याद रखें। ओके, थैंक यू।